जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों कल हम लोग बीएड कुछ क्वेश्चन को देखे थे। जैसे मुख विवर मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद उसके होते हैं। आइए इसके पहले हम कुछ पंक्तियों को देखते हैं। जैसे करो काम ऐसा कि एक पहचान बन जाए, चलो हर कदम ऐसा कि एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो ज़िंदगी इस कदर की एक मिसाल बन जाए। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग कुछ देखते हैं। इससे मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद हमने बताए थे। जैसे समृद्ध है, विवृत है, अर्ध समृद्ध है, अर्ध विवृत है। जैसे समृद्ध, जैसे मुख या उच्चारण करते समय हमारा मुख समान या लगभग पूरी तरह से बंद रहता है, उसे समृद्ध कहते हैं। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। जिन स्वर या वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूर्ण रूप से खुलता है, उसे विवृत कहते हैं। आइए हम लोग कुछ देखते हैं। इससे पहले कि वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। जी हाँ, वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। इसके 8 भेद होते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक या समुच्चय सूचक या विस्माद सूचक। इस प्रकार कुल 8 भेद होते हैं। जी हाँ, वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के कुल 8 भेद होते हैं। देख लेते हैं हम लोग बीएड इससे पहले देखते हैं कि वाक्य के प्रयोग के अनुसार कुल 8 भेद होते हैं। संज्ञा सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक, समुच्चय सूचक, समुच्चय बोधक, विस्माद बोधक। कुल इस प्रकार 8 भेद होते हैं। जी हाँ, वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के कुल 8 भेद होते हैं। वाक्य के प्रयोग के अनुसार जी हाँ, वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के भेद। जी हाँ, तो वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के भेद कितने होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। जी हाँ, 8 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक है संज्ञा है, नंबर 2 पे सर्वनाम है, संज्ञा सर्वनाम। नंबर 3 क्रिया है, नंबर 4 विशेषण है, विशेषण की विशेषता बताएं। 4 1 5 यहाँ, 6 यहाँ तक, 7 यहाँ और 8। जी हाँ, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण संबंध सूचक। अगला है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक। जी हाँ, क्रिया विशेषण संबंध सूचक समुच्चय बोधक है। जी हाँ, क्रिया विशेषण संबंध सूचक समुच्चय बोधक और एक बच रहा है विस्मयाद बोधक। जी हाँ, विस्मयाद बोधक, विस्मयाद बोधक। इस प्रकार वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद होते हैं। जी हाँ, वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के कुल 8 भेद होते हैं। विस्मयाद, विस्मयाद बोधक
संज्ञा है, नंबर 1 संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयाद बोधक है। जी हाँ, वाक्य के प्रयोग के अनुसार कुल 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक या विस्मयाद बोधक, कुल इस प्रकार 8 भेद होते हैं। आइए आज हम लोग बीएड के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें बीएड में जैसे समास है, संधि पूछा जाता, पर्यायवाची है, वन वर्ड है जिसे एक शब्द कहते हैं, लोकोक्तियाँ या मुहावरा है, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आदि को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? जी हाँ, पंचवटी में कौन सा समास है? जहाँ संख्यावाचक हो वहाँ द्विग होता है। जैसे पंचवटी है, त्रिभुवन है, चौराहा है, अठन्नी है। आज जहाँ संख्यावाची पद हो वहाँ द्विग समास होता है। और घनश्याम में कौन सा समास होगा? जी हाँ, अगला क्वेश्चन है घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास है? जी हाँ, घनश्याम में कौन सा समास है? ये विशेषता बता रहा है, कर्मधारय होगा या द्विग होगा या तत्पुरुष समास होगा। पीताम्बर है, लंबोदर है, आदमी कौन सा समास होगा? इसे यथाशक्ति है। इसका उत्तर प्रश्न पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर पीले वस्त्र को धारण करता है उसे पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है? कौन सा समास है? जी हाँ, पीताम्बर में कौन सा समास है? अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला पंचवटी में कौन सा समास है, इसके बाद घनश्याम में कौन सा समास है, इसके बाद पीताम्बर में कौन सा समास है, इसके बाद है यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति समास हम लोग देख रहे हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, पंचवटी में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सा समास है और पीताम्बर में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? आइए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जैसे देखिए, पंचवटी जहाँ संख्यावाची पद आ जाए वहाँ हमेशा द्विग समास होता है। जी हाँ, वहाँ द्विग समास होता है, द्विग समास। जैसे त्रिभुवन है, चौराहा है, अठन्नी है, अष्टाध्यायी है इत्यादि में द्विग समास होता है। और घनश्याम तो विशेषता बता रहा, पहला पद है इसका विशेषता बता रहा है घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। जी हाँ, एक कर्मधारय। बच रहा पीताम्बर, जो पीले वस्त्र को धारण करता है उसे क्या कहते हैं? इसका क्या होगा? पीताम्बर। बहुब्रीहि समास। यथाशक्ति, यथा अनुप्रतिभर, जहाँ ये शब्द मिले वह अव्ययी भाव समास होगा। जी हाँ, वो अव्ययी भाव समास होगा। बहुब्रीहि, पीताम्बर बहुब्रीहि होगा, बहुब्रीहि समास।
बहुब्रीहि समास, जैसे यथाशक्ति में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास होगा। अब यही भाव अर्थात इसका पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास। इसकी एक पहचान भी है अव्ययी भाव समास की, जैसे द्विग समास की जहाँ संख्यावाची हो, जैसे अव्ययी भाव की पहचान है, जैसे जहाँ अनु आप्रत यथा यावत हर आदि शब्द मिल जाए वहाँ हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। जी हाँ, अव्ययी भाव समास की पहचान देख लेते हैं। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास की पहचान, समास की पहचान क्या है? इसकी पहचान है अनु आ प्रति यथा यथा यथा, अनु आप्रत यथा और हर, ये शब्द मिल जाए। जैसे पीछे हम लोग देखे थे कि यथाशक्ति, यथा मिल गया ना तो अव्ययी भाव समास होगा। जहाँ ये शब्द मिल जाए वहाँ हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। ये अव्ययी भाव समास की पहचान है। जी हाँ, ये अव्ययी भाव समास की पहचान है। अनु आप्रत यथा यावत हर, ये अव्ययी भाव समास की पहचान है। आइए आगे देखते हैं हम लोग के, जैसे एक शब्द देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण, जैसे जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके, जो अधिक बोलता है, जैसे जो अधिक खर्च करता है उसे अपव्ययी, जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। एक शब्दों में उसे मितव्ययी कहते हैं। उसी प्रकार जैसे जिसे जीता ना जा सके, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके, जीता ना जा सके एक शब्द में क्या कहते हैं? अगला है, जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? और आगे है कि दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? जी हाँ, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को मध्याह्न, इसके जो पहले होता है उसे पूर्वाह्न। 8 पहर होते हैं ना, उसमें मध्याह्न, पूर्वाह्न, अपराह्न या संध्या आदि शब्द मिलते हैं। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, और जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जी हाँ, उसे अजेय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। इसका उत्तर होगा अजेय। अजेय सर्ग लग गया, माने नहीं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। इसे जिसका शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। वाचाल, जिसे अधिक, जो धन अधिक खर्च करता हो उसे अव्ययी, जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी, जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। एक शब्द वाचाल। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं?
इसको मध्याह्न कहते हैं, मध्याह्न। जी हाँ, उसको मध्याह्न कहते हैं। उत्तर क्या होगा? मध्याह्न कहते हैं। जी हाँ, उसको मध्याह्न कहते हैं। इसे जीता ना जा सके उसे अजय, जो अधिक बोलता हो उसे वाचा। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? उसे मध्याह्न कहते हैं। और आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। धूप में बाल सफ़ेद करना एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, लोकोक्ति या मुहावरे के अंतर्गत आता है। जैसे धूप में बाल सफ़ेद करना, मथुरा में ससुराल होना, ये महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ या मुहावरा है। मुहावरा के अंत में हमेशा लगभग ना शब्द जुड़ा रहता है। कभी कभी पूछ लेता परीक्षा में कौन सा मुहावरा है या लोकोक्ति है। जी हाँ, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कौन सा मुहावरा है या लोकोक्ति है, तो मुहावरा के साथ अंत में हमेशा ना शब्द जुड़ा रहता है। जैसे उल्टी गंगा बहाना, मुहावरा। उल्टी गंगा बहाना, तो क्या होगा? उल्टी गंगा बहाना। अगला है मथुरा में ससुराल होना, ये आजकल बहुत प्रचलित है मुहावरा, मथुरा में ससुराल होना। जी हाँ, उल्टी गंगा बहाना, मथुरा में ससुराल होना, और धूप में बाल सफ़ेद होना। अगला है धूप में बाल सफ़ेद होना। धूप में बाल सफ़ेद होना, इसका मुहावरा क्या होगा? जी हाँ, उल्टी गंगा बहाना, मथुरा में ससुराल होना, और धूप में बाल सफ़ेद होना। जी हाँ, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रतिकूल कार्य, उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना, धूप में बाल सफ़ेद होना, अधिक उम्र का व्यक्ति। इसे उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना, इसका उत्तर होगा प्रतिकूल कार्य करना, मतलब उल्टा काम करना। उल्टी गंगा बहाना तो इसका होगा कि प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना। जी हाँ, इसका उत्तर प्रतिकूल कार्य करना। मथुरा में ससुराल होना, बहुत कष्टदायी होना। कष्टदायी होना। धूप में बाल सफ़ेद होना, अधिक उम्र का व्यक्ति, अधिक उम्र का व्यक्ति। जी हाँ, धूप में बाल सफ़ेद होना, अधिक उम्र का व्यक्ति अर्थात अनुभवी व्यक्ति, अधिक उम्र का व्यक्ति। जी हाँ, उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना, मथुरा में ससुराल होना, बहुत कष्टदायी होना, और धूप में बाल सफ़ेद होना, अधिक उम्र का व्यक्ति। और एक हम लोग देख लेते हैं कि कलम तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना। पर देख लेते हैं हम लोग, कलम तोड़ना। इसे कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना। क्वेश्चन है, कलम को तोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? अनूठी उक्ति लिखना। जी हाँ, अनूठी उक्ति लिखना था, बहुत सुंदर विचारों का समन्वय होना। कलम तोड़ना का मतलब मुहावरा क्या होगा? अनूठी उक्ति लिखना। जी हाँ, मथुरा में ये हो गया बहुत कष्टदायी होना, धूप में बाल सफ़ेद होना, इसका होगा अधिक उम्र का व्यक्ति होगा। और एक लोग हम लोग देख लेते हैं, मूर्धन्य व्यंजन किससे अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन,
मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? मूर्धन्य। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। जैसे है अगला क्वेश्चन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे ऋतु रसा नाम मूर्धा मन ऋतु री टा ठा मतलब टवा वर्ग के जितने वर्ण हैं सब मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे अकु विसर्जनीय नाम कंठा, आ और का खा गा गा अंगा, का वर्ग के जितने वर्ण हैं वो कंठ से उच्चारण होते हैं। जैसे इचु ऐसा नाम तालु, ई और चा वर्ग के जितने वर्ण हैं वो सब तालु से इसका उच्चारण होते हैं। और जो पंचमा अक्षर इया अड़ा नाम नासिका, नासिक से इसका उच्चारण होता है। और एक दो तो कंठ तालु, ये और दो का कंठ तालु से उच्चारण होता है। और वा का उच्चारण वक्रक दंत ओष्ठ, वा का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। जी हाँ, देख लेते हैं मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन से मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं जो टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे टा ठा डा और ढा, टा ठा डा और ढा टा वर्ग के जितने अंतर्गत आते हैं वही है। जो टा ठा डा ढा अंगा अंगा नहीं, इसका नासिका से उच्चारण होता है। जी हाँ, टा ठा डा ढा मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और पंचमा यणा नाम नासिका हो गया। और कंठ से अकु विसर्जनीयम कंठा, चा का उच्चारण इचु ऐसा नाम तालु, वा का दंत ओष्ठ, हरि का ऋतु रसा नाम दंता। ताला विसा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत सा का क्या है? और मूर्धन्य सा का क्या है? ये सब हम कल देखते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।